हेलो। हेलो। आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 123 मैथ्स बाई सुभाष सर। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैट्रिक बिहार बोर्ड में मैट्रिक का एग्ज़ाम 10th क्लास की एग्ज़ाम होने वाली है और फर्स्ट पेपर मैथ है। तो दोस्त, आज हमने टॉपिक वाइज नहीं लेकर बल्कि मिक्स क्वेश्चन का एक मॉडल सेट लिया है। यह मॉडल सेट 2019 का है। इस मॉडल सेट को करने में हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और इस मॉडल सेट को हमने बहुत ही बारीकी और अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारे वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, या मतलब एक हमने मॉडल सेट लिया है 2019 का। जैसा कि आपको मालूम है कि मैथ की परीक्षा पूरे 100 नंबर की होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। आज हम पूरे ग्रुप ए सेक्शन ए करेंगे। जैसे कि यहाँ आपको लिखा हुआ है कि 1 से 50 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो खंड ए कर रहे हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 5 + 3√2 क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अपरिमेय संख्या। आइए आपको कुछ चीज बता दें। परिमेय और अपरिमेय क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जैसे कि एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। डिटेल तो हम नहीं कर रहे हैं दोस्त, लेकिन आप धैर्य बनाइए, समझना जरूरी है। परिमेय संख्या जैसे कि कोई भी संख्या जो हम लोग पढ़ रखे हैं, 1, 2, -1, 1/2, 0, तो ये सारे होते हैं परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जिसे परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं। ध्यान देना होता है कि q जो होना नीचा वाला वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं, मतलब हमारे सिलेबस के हिसाब से इसमें आप एक चीज़ और शामिल कर लीजिए। परिमेय संख्या में √4, मतलब जिसका जैसे इसका रूट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 2। जैसे यहाँ 4 लिखते हैं हम, 4 को तोड़ेंगे, यानी इसका गुणनखंड का जोड़ा अगर लग जाता है तो उसको हम बोलते हैं परिमेय। अगर जोड़ा नहीं लगेगा दोस्त, जैसे 5 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, इसको जब आप √11 हो गया, तो ये सारे चीज़ होते हैं अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसके रूट को हम नहीं निकाल सकते। जब इसका वैल्यू आप निकालिएगा दशमलव में तो वह रिपीट भी नहीं करता है और शांत भी नहीं होता है, इसलिए इसको बोला गया है, इस सारी संख्या को बोला जाता है अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि √25 के बारे में बताओ, तो अगर रूट वाला बताना है तो पहले आप इस तरह ब्रेक कर दीजिए 50-25। जैसे ही आपको पता लगेगा कि अगर इसका गुणनखंड में कोई दो गो जोड़ा मिल रहा है, जैसे 5-5, तो इसको हम परिमेय बोले। वहीं 15 के बात करें हम, तो 15 को आप तुरिएगा इससे, तो 3 + 15, इसमें किसी का जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो 15 परिमेय नहीं हुआ। एक चीज़ और ही याद रखिएगा दोस्त, कई बार पूछा चुका है पाई। यह जो पाई होता है यह होता है अपरिमेय संख्या। पाई को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, और पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, इसको बोला जाता है परिमेय संख्या। तो दोस्त क्या कीजिएगा कि जब भी ये समझ गए होंगे तो आपको कुछ चीज़ बताइए। जब एक परिमेय और एक अपरिमेय लेते हैं, जब एक परिमेय शॉर्ट में है और दूसरा आपको दिख जाए अपरिमेय, इसका आप प्लस कीजिएगा तो भी अपरिमेय बनेगा, माइनस कीजिएगा तो भी अपरिमेय बनेगा, परिमेय और अपरिमेय को गुना कीजिएगा तो भी अपरिमेय बनेगा, और इसका डिवाइड कीजिएगा तब भी अपरिमेय। डिवाइड में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 2 परिमेय है और 3 अपरिमेय है, तो इसको आप ऐड कीजिए तो यह बनेगा अपरिमेय। अपरिमेय इसका माइनस भी कीजिएगा तो भी यह बनेगा अपरिमेय।
इसका आप गुणा कीजिएगा जैसे 2√3 तो भी बनेगा अपरिमेय। इसका डिवाइड कीजिएगा 2/√3 तो भी बनेगा अपरिमेय दोस्त। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि परिमेय और अपरिमेय का आप जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, गुणा कीजिए, भागा कीजिए, सारे चीज मिलेंगे अपरिमेय। तो इसलिए इस क्वेश्चन देखिए 5 है परिमेय, 3 भी है परिमेय, लेकिन यहाँ √2 अपरिमेय है, तो परिमेय अपरिमेय मिलकर दोस्त बनता है अपरिमेय। आइए को सवाल नंबर 2 पूछ रहा है कि निम्न में से कौन अभाज्य है। देखिए अगर हम केवल आंसर बताए तो आप तो जल्दी समझ जाइएगा, पर जो हमारे एग्जाम होते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम्स में क्या है दोस्त की डाटा बदल जाता है। जैसे यहाँ 5 + 3√2 पूछा है, हो सकता है का क्वेश्चन में 3√2 ही मिल जाए, या एग्जाम के समय 2 + √3 ही लिख दे। तो दोस्त क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं, लेकिन डाटा चेंज हो सकता है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को सीखना भी जरूरी है। अब यहाँ पूछ रहा है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के बारे में अगर हम आपको बताएं कि अभाज्य संख्या होता क्या है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जब भी हम किसी संख्या, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं आपको, एक 4 ले लीजिए और एक 5 ले लीजिए। अब यहाँ आप 4 को तोड़िएगा तो 2 दूना 4, और 5 को तोड़िएगा तो 5 से ही कटेगा। यानी अगर कोई संख्या वह अपने के अलावा दूसरी संख्या से कट जाता है तो इसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। और वह संख्या जो अपने आप से कटता है, अपने आप से कटे या एक से कटे, तो उसको बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो इसमें देखिए 28, 28 तो 28 से कटेगा, इसके अलावा यह 7 से भी कट सकता है, इसलिए यह अभाज्य नहीं हुआ। 69 देखिए यह, इसको डिवाइड कीजिएगा तो यह 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको भी हम अभाज्य नहीं बोलेंगे। 63 को देखिए यह 7 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, इसलिए इसको अभाज्य नहीं बोलेंगे। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन होगा 71, क्योंकि 71 या तो 71 से कटेगा और नहीं तो 1 से कटेगा। तो सवाल नंबर 2 का आंसर हो गया 71। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्त पूछ रहा है निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है कहने का मतलब है कि आपको ऐसी संख्या खोजना है जो परिमेय हो। तो हमने जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ, जिसका रूट में जोड़ा लग जाए वह परिमेय हो जाएगा। तो 7 का जोड़ा नहीं लग सकता है तो यह परिमेय नहीं है। √13 का जोड़ा नहीं लग सकता है तो यह भी नहीं है। लेकिन आप अगर 25 को यहाँ ब्रेक कीजिएगा तब 50 25, इसमें 5 का जोड़ा लग जा रहा है, इसलिए यह क्या है परिमेय। पूछा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, तो हमारा आंसर होगा सी √25। आइए सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत है, आइए इसको एक अलग पेज पर आपको समझाते हैं। किसी भी परिमेय संख्या का जो दशमलव रूप होता है दोस्त, किसी भी परिमेय संख्या का जो दशमलव रूप होता है, परिमेय संख्या का जो दशमलव रूप होता है वह या तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के हम बात कर रहे हैं दशमलव रूप के बारे में। परिमेय संख्या के दशमलव, शायद इसे लिखता है दशमलव रूप। दशमलव रूप, तो दशमलव रूप दो प्रकार का होता है, या तो शांत होता है या दूसरा होता है दोस्त परिमेय संख्या का दशमलव रूप अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, देख लीजिएगा थोड़ा ही मिस्टेक लिखा गया होगा। तो शांत, शांत का मतलब क्या होता है दोस्त कि शांत का मतलब हो गया कि जब भी किसी चीज को अगर हम भागा करते हैं तो भागा करने के बाद इसे 2.5 हो गया, तो इस तरह, या उसको किसी संख्या में भागा करे तो वह 2.3 बन जाए, या 2.125 बन जाए, यानी तो इस तरह के टर्म को हम बोलते हैं शांत। अशांत आवर्ती का मतलब होता है जैसे कि कोई संख्या में हम भागा कर रहे हैं 3.333 और इसका अंत हो ही नहीं रहा, लेकिन 3 रिपीट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। तो शांत और अशांत आवर्ती कब होता है, इसको हम पहचानते कैसे हैं, तो उसको समझिए दोस्त। तो क्या करते हैं कि हम कोई भी परिमेय संख्या किसके रूप में लिखा होता है, P/Q के रूप में। और यहाँ दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कि जो Q होना चाहिए वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
एक और ही चीज़ अगर आपको मालूम होगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि पी क्यू जो हो यह सअभाज्य संख्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। अब आपको शायद मालूम होना चाहिए कि सअभाज्य संख्या क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल बना दे। सअभाज्य संख्या यह पेयर में होता है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, और आप 3 और 5 को भी बोल सकते हैं, लेकिन 2 और 4 को सअभाज्य नहीं बोल सकते, क्योंकि 2 और 4 दोनों में के कॉमन गुणनखंड कितना है, 2। तो ऐसी दो संख्या का पेयर बनाना है दोस्त, जिसके अभाज्य गुणनखंड में एक उभयनिष्ठ हो, दूसरा कोई उभयनिष्ठ नहीं हो। तो पहले हमको चेक करना है पी बटा क्यू। अगर किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव रूप शांत है तो उसका जो फॉर्म बनता है वह 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में हो सकता है। या देखो, या तो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होगा, या 2 के पावर m के रूप में होगा, या 5 के पावर n के रूप में होगा। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। पूछा किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए इसको भी याद रखना जरूरी है कि परिमेय संख्या में जो क्यू है दोस्त, उसका जो फैक्टर तुरे तो वह 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में आए, या केवल 2 के पावर m हो या केवल 5 के पावर n हो। अगर ऐसा है तो उसका दशमलव रूप शांत होगा, अगर ऐसा नहीं है तो उसका दशमलव रूप शांत नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ 2/15 किया, तो सबसे पहले देखना है कि ये दोनों आपस में डिवाइड कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हम देख रहे हैं नहीं कटेगा, तो फिर आप 15 को तोड़िए, 15 को इस प्रकार तोड़िए, 3 पचे 15, यानी 15 में आया 3 गुने 5। तो शांत होने के लिए या तो केवल 2 होना चाहिए, या तो केवल 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए, लेकिन इसमें 3 आ गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। अब यहाँ है 160, पहले इसको देख लिए नहीं कटने वाला है, ठीक दोस्त। तो 160 को देखो ये 12 है, तो इसको आप थोड़ा देर के लिए स्किप कर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी पर आ जाइए। कितना है 60, और 60 को तोड़ कर देखिए, 2 से तोड़िएगा तो 30, और 5 6 कितना हो गया 30, और इसको तोड़िएगा तो आप बन जाएगा 2 3 6। 2 आ रहा था सही है, 5 आ रहा था ठीक है, 2 है तो ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा 3 आ गया, इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। इसको तो आप देख ही रहे हैं, ये तो 7 गुने 5 होगा, केवल 5 आता तो ठीक है, लेकिन इसमें 7 आ गया, इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो बिना बनाए हुए हम इसको बोल देंगे कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 5 नंबर पूछ रहा है सवाल कि दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्त, तो इसका आंसर दोस्त याद रखना 2 होगा। 2 अगर सम संख्या का महत्तम समापवर्त मतलब एचसीएफ पूछे तो इसका ऑलवेज आंसर 2 होता है, लेकिन वही विषम संख्या के कहे तो उसका आंसर 1 होगा। अब यहाँ पूछा है कि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 के शून्यांक है, तो 1/अल्फा 1/बीटा का मान होगा। तो आप इसको याद ही कर लेना। या तो हम क्या करेंगे, जब भी आप इसका एलसीएम लेंगे तो यह बनेगा अल्फा इंटू बीटा, और ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है -b/a। जो एक्स स्क्वायर के साथ रहता है उसके गुणांक को a बोलते हैं, एक्स के साथ रहने वाले को b बोलते हैं, और जो जिसमें एक्स वाई नहीं लगा होता उसको c। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b। तो b का मान यहाँ केवल x लिखा है, यानी b का मान यहाँ होगा -1, और a का मान भी एक ही होगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c का मान है -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, अतः इसका सही आंसर हुआ 1/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन होगा, तो हमारा जैसे कि 1/अल्फा बीटा, इसका आंसर था 1/2। अब 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद an प्लस बी है तो इसका पदांतर होगा। nवां पद कह रहा है कि an प्लस बी है, तो अगर दोस्त आप इसका प्रथम पद निकालिएगा तो n के जगह पर 1 लिखिएगा, सॉरी यहाँ b है, तो a प्लस बी बनेगा। और इसका एक सार्वंतर निकालने के लिए कम से कम 2 पद मालूम होना चाहिए, लगातार 2 पद। तो a2 निकालिएगा तो यह बन जाएगा 2a प्लस बी। कैसे,
देखिए एन के जगह 2 आएगा तो 2 से ए में मल्टीप्लाई होगा तो 2a। अब a2 में से a1 घटाइएगा तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, माइनस माइनस कट जाएगा। 2a में से a घटेगा तो आंसर क्या होगा? a। अतः इसका सही आंसर होगा a। क्वेश्चन नंबर 8, p 6 - 5 का एक भुज है। देखिए कोई भी जो ये नियामक कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है तो किसी भी कोऑर्डिनेट को हम एक्स वाई के रूप में लिखते हैं। ये पहले एक्स वाला होता है, बाद वाला वाई होता है। तो एक्स को हम बोलते हैं भुज, या इसी का नाम है एक्स नियामक कहो या एक्स भुज कहो। दूसरा वाला वाई को बोलते हैं वाई नियामक, या इसका एक टेक्निकल नाम होता है कोटि। तो हमसे पूछा है भुज, इसमें भुज मतलब एक्स का मान, तो एक्स का मान कौन है? 6, अतः इसका सही आंसर हुआ 6। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि बिंदु 2 3 स्थित है। बिंदु 2 3 स्थित है तो आपको बता दें हम कि मान लीजिए कि कोई ऐसे बनता है, एक्स कोऑर्डिनेट बना के आपको बता दे रहे हैं हम। यहाँ होता है एक्स, यहाँ होता है एक्स डैश, ऊपर होता है वाई और नीचे होता है वाई डैश। तो यहाँ क्या होता है? प्लस प्लस, यहाँ एक्स भी प्लस होता है, 2 भी प्लस होता है। इसको बोलते हैं हम प्रथम चतुर्थांश, या इसी का एक टेक्निकल नाम होता है पाद। इसमें क्या होता है? एक्स माइनस होता है ए और वाई प्लस होता है। इसको सेकेंड चतुर्थांश या पाद बोलेंगे। इसमें दोनों माइनस होता है। और यहाँ दोस्त देखिएगा तो पहले एक्स लिखते हैं तो एक्स प्लस और वाई क्या हो जाता है? माइनस। तो इसको थर्ड तीसरा चतुर्थांश, इसको चौथा चतुर्थांश बोलते हैं, फोर्थ फोर्थ। तो आइए सवाल पर। तो हमसे यहाँ देखा 2 3, तो 2 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, तो यह होगा प्रथम पाद में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, x बराबर a y बराबर b, समीकरण x - y बराबर 2 x + y बराबर 4। तो a और b के मान क्रमशः होगा, a और b का मान निकलना है। तो दोस्त इस पर मत x के जगह a रख दीजिए, y के जगह b रखिए। तो देखिए यहाँ बना के बताते हैं, x के जगह a रखिएगा तो बनेगा a - b बराबर 2, और यहाँ रखिएगा तो x के जगह a y के जगह b, तो a + b बराबर कितना बनेगा? 4। इसको आप ऐड कीजिएगा तो a 2a हो जाएगा, इधर जुड़िएगा तो 6 हो जाएगा। इसलिए यहाँ a का मान 6 बटा में 2 2 तिहाई 6। यानी आपको खोजना है कि a का मान जो होगा वह कितना होगा? 3। यहाँ पहले a ऑप्शन में देखिए किस में 3 है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। ये तो होगा नहीं, ये तीनों में से एक आंसर होगा a। तो आप b निकालिए, कहीं भी रख के निकाल सकते हैं। जैसे यहीं अब x, a का मान कितना आ गया दोस्त? 3। तो यहाँ से अगर आप b निकालिएगा तो इधर कितना लिखा हुआ है? 4, ये प्लस में इधर जाके माइनस, 4 में से 3 घटेगा कितना हो गया? 1। इसका सही आंसर हो गया 3 1, ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल में कह रहा है दोस्त, x² 2x + 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। तो इसको एक पेज पर आपको समझाते हैं हम। जैसे कि आप समझिए कि कोई द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड रूप होता है वह होता है ax² bx + c बराबर 0। दोस्त यहाँ हम निकालते हैं b² - 4ac बराबर, अगर यह 0 के बराबर हो गया तो मूल जो होता है, मूल की बात कर रहे हैं, शून्यांक की बात कर रहे हैं, वह वास्तविक होता है, वास्तविक होता है और बराबर होता है। मूल वास्तविक होता है, बराबर होता है। b² - 4ac अगर 0 से बड़ा हो गया तो मूल दोस्त फिर से होगा वास्तविक, लेकिन मूल जो होगा भिन्न भिन्न, मतलब x का जो मान आएगा वह अलग अलग होगा। तीसरा कंडीशन होता है कि b² - 4ac अगर 0 से छोटा हो गया तो मूल वास्तविक नहीं होता, अवास्तविक हो जाता है, अवास्तविक।
या इसी को आप बोल सकते हैं काल्पनिक। आगे जाके आईएससी में आप पढ़िएगा, इस चैनल से जुड़ जाइए, आईएससी की पूरी क्लास मिलने वाला है। तो अवास्तविक होगा और काल्पनिक होगा, तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना होगा। तो आइए क्वेश्चन में देखिए, तो मूल की प्रकृति बताना है। तो मूल के प्रकृति बताने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको निकालना होगा। बी स्क्वायर यानी 2x के साथ रहेगा, बी एक्स स्क्वायर के साथ रहता है उसको a, जिसमें x नहीं लगा होता उसको c बोलते हैं। तो यहाँ बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर लिखना है, माइनस 4ac, a का मान तो 1 होगा दोस्त और c का मान हो जाएगा 4। 2 का स्क्वायर 4 और 4 चौका कितना हो जाएगा 16। 16 में से 4 घटाइएगा तो ये होगा -12। अब बताओ यह 0 से क्या हो गया, छोटी हो गया। छोटी हो गया तो इसका मूल कैसा होगा, अवास्तविक होगा। अब कह रहा है इतना और इतना के बीच की दूरी, बस दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है दोस्त, तो कुछ नहीं करना है। अब क्या कीजिए, रूट में ये इसको x, यह यहाँ के x को x के साथ घटाइएगा और y को y के साथ। तो हम 4 में से कितना घटा दिए 2, और इसका स्क्वायर कर देना आपको -1। अब प्लस, अब फिर माइनस लिखना है, 3 का स्क्वायर कर देना है। 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 के स्क्वायर, 3 में से 1 जोड़ दीजिएगा तो -4 के स्क्वायर। 2 के स्क्वायर होता है दोस्त 4, 4 के स्क्वायर होता है 16। 16 और 4 जोड़िएगा तो यह बन जाएगा 20, रूट में 20। अब 20 को यहाँ आप तोड़ दीजिए, 20 को तोड़िएगा तो 10, 2 बचे 10। अब 2 गो 2 है तो 1 गो 2 बाहर निकल जाएगा, लेकिन रूट में बच जाएगा 5। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, बिंदु 4, बिंदु 4, 10, 2, 2 को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु से बिंदु 0, 2 की दूरी, इससे नहीं निकलना, इसके मध्य बिंदु से, रेखाखंड के मध्य बिंदु से। तो दोस्त आप यहाँ ध्यान से देखिए कि मध्य बिंदु का हमें निकालना होगा नियामक। तो मध्य बिंदु का नियामक क्या निकलता कैसे है, x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 और बटा में हम क्या करते हैं 2। तो यहाँ देखिए 4 और 2, 4 और 2 को जोड़िए 6 और 6 को आधा कीजिए, 4 और 2 को जोड़ दिए तो 6 बटा में 2 कर देना है आपको। 10 को और 2 को जोड़ना है, 10 तो 12 और इसको भी डिवाइड कर देना है 2 से। तो इसको डिवाइड कीजिएगा 2 तिहाई 6, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2 छक 12। अब इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। तो कुछ नहीं करिए दोस्त, एक इसका स्क्वायर करिए, 3 में से 0 घटाइएगा तो 3 का स्क्वायर, 6 में से 2 घटाइएगा तो 4 के स्क्वायर, इसके ऊपर लगा क्या रहता है रूट। 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 16 9 जोड़िएगा तो बन जाएगा कितना दोस्त 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5, अतः इसका सही आंसर हो गया 5 इकाई। अब अगले का क्वेश्चन में क्या कर रहा है 14 नंबर कि त्रिभुज ABC में शीर्ष के निर्देशांक A24B06 कितना हो। तो त्रिभुज के केंद्रक, केंद्रक मतलब G, तो G निकालने के लिए जो हमारा पास फार्मूला होता है वो होता है x1 x2 x3 और डिवाइड करते हैं 3 से। उसी तरह होता है y1 प्लस y2 और प्लस में y3 और इसको डिवाइड करते हैं 3 से, यानी सब x वाला को जोड़िए। तो 2 में 0 जोड़िएगा तो 2, 2 में 4 जोड़िएगा 6, 6 को डिवाइड करना है 3 से। 4 में 6 जोड़िएगा 10, 10 को में से 1 कम हो जाएगा तो 9, इसको डिवाइड करना है 3 से। 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, अतः इसका नियामक बना 2 और 3, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया इसका। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदु 1, 2, 0, 0 और AB सरेख हो तो निम्न में से कौन सही होगा। जैसे सरेख कहेगा तो आप त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला जो फॉर्मूला पढ़े है वह लगा दीजिए, रिलेशन निकालना है। तो वह फॉर्मूला क्या होता है वह भी आपको यहाँ पर हम समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ होता है x1 y1, अच्छा छोड़िए सीधा फार्मूला पर आ जाइए।
तो इसके लिए हम इक्वेशन कौन सी फार्मूला लाएंगे, x1 बराबर y2 माइनस y3 प्लस x2 बराबर y3 माइनस y1 और प्लस x3 बराबर y1 माइनस y2। इस फार्मूला का यूज करना है हमको, और इस श्रेख है तो यह किसके बराबर हो जाता है, 0 के। तो इसको याद रखिएगा, थोड़ा यहाँ इरेज कर लेने दीजिए, जगह बन जाएगा। तो हमको कहा निकालने के लिए इसका रिलेशन, तो x1 का मान कितना है, 1। तो कहाँ निकालते हैं दोस्त, यहाँ पर जगह। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको मिटाते हैं, यहाँ जगह खाली कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ से 1, x1 0 0 0 में से आपको b घटाना है, 0 माइनस b प्लस x2 का मान कितना है, 0। अब 0 जैसे एगो मिल गए, आगे वाला मत लिखो क्योंकि वह 0 हो ही जाने वाला है। और c में a का मान, x3 का मान कितना है, a। और यहाँ y1 का मान कितना है, 2। यहाँ y1 का मान क्या है, 0। तो बराबर यह किसके बराबर हो जाएगा, 0। 1 से 0 में गुना किया 0, 1 से b में गुना करेगा दोस्त तो यह बन जाएगा माइनस b। 2 से गुना कीजिएगा तो यह बन जाएगा 2a। 0 तो होते ये है। अब 2a को इधर लिखिए, माइनस में है, इधर जाकर बन गया प्लस में। कहाँ दिख रहा है आपको, 2a बराबर b, ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह किसने बताया था, तो थेल्स ने। 16 17 किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का मान होता है। अगर दो गो छोटी भुजा का योग बड़ी भुजा के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का मान 90 डिग्री होता है। आइए दोस्त, 18 नंबर सवाल क्या कहता है कि त्रिभुज ABC और DEF समरूप है। यहाँ से देखो BC का मान कितना दिया, 3। इसी क्रम में चलना चाहिए, इधर भी अगर यहाँ B से शुरू किया तो यहाँ E से का मान देना चाहिए। तो EF का मान भी 4 दिया। ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, DEF का क्षेत्रफल। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर दो समरूप त्रिभुज है ABC तो उसका एरिया, और एक समरूप त्रिभुज है DEF और इसका एरिया जो होता है वह उसके भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, यानी BC के स्क्वायर बटा में EF के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है, 54। कितना दिया, 54। इसका मालूम नहीं हमको, ARDEF। BC मतलब 3 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9। फिर यहाँ 4 लिखा, 4 का स्क्वायर करेंगे, EF का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। ऐसे काट दीजिए, 9 छक 54। इस तिरछा तिरछी आके इधर गुना हो जाएगा, 16 छक 96, इधर चला जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्त इसको आप ध्यान रखिए कि वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका आंसर होगा डी। वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 0। यहाँ आपको समझा दे, मान लीजिए 1 2 और यह 3 गो वृत्त हो गया। तो अगर इसके अंदर कहेगा तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता है, यानी स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगा, 0। अगर कोई पॉइंट वृत्त पर है, मान लीजिए ए, तो यहाँ से एगो स्पर्श लाइन खींचा जा सकता है। तो यहाँ स्पर्श रेखा की संख्या पूछे तो 1। अगर वह पॉइंट बाहर रहे तो यहाँ से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो यहाँ से 2, एक यहाँ, मतलब 2 ही स्पर्श रेखा। तो वृत्त के अंदर रहे तो कोई स्पर्श रेखा नहीं, वृत्त पर रहेगा तो स्पर्श रेखा की संख्या 1, और वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो स्पर्श रेखा की संख्या 2। अब देखिए दोस्त, यहाँ कहा कि त्रिभुज ABCDEF में देखो AB बटा में DE, उसके बाद BC, अब बटा में क्या लिखा है, EF। दो त्रिभुज समरूप होंगे जब A बराबर। यहाँ आपको थोड़ा सा आपको इमेजिन करना है। इमेजिन करना क्या है कि एक बार आप डायग्राम बना लो, ABC
और एक डायग्राम बना लो दिए हुए त्रिभुज का DEF। बस मिनटों का काम नहीं। AB और फिर क्या आ रहा है BC। देखो यहाँ से AB BC, इसमें आया DF EF, तो यहाँ का B कोण E के बराबर होना चाहिए। B कोण E के बराबर, इसका सही आंसर हो गया BE। मतलब जो भुजा का अनुपात दिया है ना दोस्त, उसी के बीच का कोण बराबर होना चाहिए, तबे त्रिभुज समरूप होगा। 21 नंबर सवाल में कहता है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC जहाँ C समकोण है तो AB स्क्वायर। देखिए यह हो गया एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ 90 डिग्री, तो यह भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि कर्ण तो सबसे बड़ा होता है। अब कह रहा है AB कौन सा कोण समकोण बनाना है, C। तो यहाँ कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब के स्क्वायर, यानी AC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। अब ये दोनों बराबर है तो AC के स्क्वायर, BC को भी हमने बना दिया AC के स्क्वायर, AC जोड़ेंगे तो कितना होगा 2AC के स्क्वायर। अतः इसका सही आंसर हो गया 2AC स्क्वायर। 22 में कह रहा किसी बाह्य बिंदु से वृत्त से P से एक वृत्त जिसका केंद्र O पर खींची गई दो स्पर्श रेखा PA और PB के बीच का कोण 80 डिग्री है, तो POA का मान बताए। मतलब एक कोई वृत्त हो गया जिसका सेंटर O है, यहाँ एक बाहर कोई बिंदु है P, यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, एक यह और एक यहाँ खींचा गया है, स्पर्श रेखा खींचा गया है, और बोल रहा है कि इसके बीच का जो कोण है ना दोस्त, यह 80 डिग्री है। तो हमसे पूछा POA, मान लीजिए यहाँ A था यहाँ B था, तो POA का मतलब हुआ कि इसको ऐसे डिवाइड कीजिए बस। तो यहाँ ये जो कोण बन रहा है ई वाला कोण, इसी का हमको मान निकालना है। देखिए अगर केंद्र से स्पर्श रेखा पर कोई बिंदु डालते थे 90 डिग्री, और देखिए ये P को जैसे ए को मिलाइएगा तो ये दो को आधा आधा में बढ़ जाता है, यानी ऊपर 40 डिग्री हो जाएगा, नीचा भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री। तो इस त्रिभुज का बात कीजिए, यहाँ जो कलर कर रहे हैं उस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, यहाँ वाला। इसमें इसमें क्या है, ई वाला कोण हो गया 90 डिग्री, ई वाला कोण हमको निकालना है, मान लो ये x है x, और यहाँ के आधा बचा था वो 40 डिग्री, और तुमको मालूम होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री और 9 4 13, 130 प्लस है, इधर जाके बन जाएगा माइनस। तो 180 में से 30 घटेगा तो कितना होगा 50 डिग्री। अतः POA का मान जो होगा वह क्या डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा। तो यहाँ ऑप्शन में A नंबर इसका आंसर होगा 50 डिग्री। 23 नंबर सवाल देखो दोस्त। 23 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि D समानांतर BC। बस एक आप थोड़े देर के लिए त्रिभुज बना दीजिए, जब भी त्रिभुज वाला सवाल आए थोड़ा सा त्रिभुज बना लिया कीजिए ABC। यहाँ से दो गो बिंदु खींच लेना है D और E। AB पर है D और AC पर है E। DE समानांतर है BC। AD AD का मान है 3, DB का मान है 1। देखिए गलत बन गया, नीचा बनना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं, तो एडजेक्टिव क्वेश्चन है। AE का मान है 6.6। तो AC मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई निकालना है। तो दोस्त क्या करो, ये 3 बटा में 1 कर दो, इधर 6.6 है, और बटा में इसी निकाल लो, इसी का मान निकाल लो, उसके बाद यही में जोड़ देना। तो देखो ऊपर से ऊपर कटता है, 3 दूना 6, 2.2 होगा, यानी इसी बराबर मिला 2.2। तो देखो AE का मान कितना है 6.6, इसी का मान कितना निकाल लिया तूने दोस्त 2.2, दोनों को जोड़ो 6 2 8, 6 2 8। अब AE और इसी जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा AC, तो इसका सही आंसर हो गया 8.8। अब क्वेश्चन नंबर 24 पर हम चलते हैं। सवाल नंबर 24 में कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 8 10 12 का 10वां पद, 10वां पद का मतलब होता है दोस्त A10 निकालना। A10 का मतलब होता है A + 9D निकालना। तो A तो मालूम है शुरू वाला A का मान कितना है 8। 9D देखो 8 से 10, यानी 10 से बाद वाला में से पहले वाला बता घटा दो, वहीं D होता है, तो 10 में से 8 घटाएगा तो कितना होगा 2, यानी बाद वाला में से पहले वाला घटाना है, तो कितना हो गया 2। तो यहाँ 8 लिखो और 9 दूना 18, 18 में 8 जोड़ा तो क्या बना 26, ऑप्शन नंबर B।
क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एक्स स्क्वायर 2kx प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान बताइए। मूल का मतलब होता है x का वह मान जिसको समीकरण में रखने पर समीकरण का मान 0 हो जाए, उसी को हम मूल बोलते हैं। इस 2 को इस इक्वेशन में रखिएगा तो इस 0 के बराबर होना चाहिए, यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई। एक्स के जगह आपको कितना रखना है 2, तो 2 के स्क्वायर। यहाँ देखो 2 है तो 2, के है तो के, और फिर एक्स आ गया तो एक्स के जगह हमें क्या रखना है 2। अब प्लस में क्या है 4 बराबर कर दिए 0। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 2 दूना 4 के, अब प्लस में कितना होगा 4 बराबर 0। 4 में 4 जोड़ा तो 8, तो 4 के इधर प्लस है, उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो के निकालोगा ना तो -8 ही 4 गुना में है तो 4 भागा में 4 दूना 8, यानी के का मान हो जाएगा -2। इसका सही आंसर हुआ -2। यही मेरे फोटो दे। कौन सा पद शून्य होगा? इस तरह के क्वेश्चन में जो शून्य का है उसी को an बना दो, यानी an किसके बराबर हो गया 0 का। और तो हमको कौन सा पद यानी n का मान निकालना है। यहाँ a का मान कितना होगा 21, और d निकालेगा तो 18 में से कितना घटाना है 21। 18 में से 21 घटाएंगे तो होगा -3। n का फॉर्मूला होता है an माइनस a बटा में n माइनस d, सॉरी, बटा में होगा an माइनस a बटा में d प्लस में 1। an का मान कितना 0, a का मान कितना है 21, d का मान कितना है -3 प्लस में 1। ये 3 सते 21, 7 में 1 जोड़िएगा 8, 8वां पद हो जाएगा। और है समीकरण 2x स्क्वायर 5x माइनस बराबर 0 का एक मूल निम्न में से कौन है। इस क्वेश्चन में या तो आप x का मान निकाल लीजिए, और नहीं तो इसमें आपको बारी बारी से मान पुट करके देख लीजिए। जैसे 0, x के जगह 0 रखेंगे तो 0 0 0 के बराबर नहीं आएगा। 1 रखिएगा तो 1 2 में 1 से गुना होगा 1, और 5 से 1 में गुना होगा तो 5, 5 2 7, 7 में से 12 घटाएंगे तो 0 नहीं होगा। 4 रख के देखो तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 दूना 32, और यहाँ 4 रखेंगे तो 4 पचे 20, और यह माइनस में है, यानी 2 -4 के स्क्वायर करो +5 गुने -4 -12, यह किसके बराबर होना चाहिए 0। तो ये तो हो गया 16 दूना 32, 5 का 20 -12, 20 12 -32, -32 किसके बराबर 0। आंसर इसका होगा सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले का क्वेश्चन है कि यदि किसी बहुपद p x x स्क्वायर -2x प्लस 5 के शून्यांक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकलना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, तो माइनस b का भी मान है माइनस में, और बटा में a का मान कितना है 1, माइनस माइनस प्लस, तो इसका सही आंसर होगा 2। सही आंसर इसका होगा बी नंबर 2। साइन 90 डिग्री माइनस ए, यह तो दोस्त फार्मूला होता है। साइन 90 डिग्री माइनस ए जो होता है यह कॉस ए के बराबर होता है। इसी तरह अगर पूछ दिया कि कॉस 90 डिग्री माइनस ए यह किसके बराबर होगा, तो हम लिखेंगे साइन ए के बराबर होगा। निम्न में से सेक ए बराबर होता है। सेक ए इसके बराबर होगा 1/cos ए का। इस तरह के क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, यहाँ लिखा है cos 44 डिग्री सेक 46 डिग्री। देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर गुना में रहे तब भी उसका मान 1 होता है, भागा में रहे तब भी रहे। तो अगर 44 और 46 को हम जोड़ेंगे 6 4 10, 4 4 8 1 9, जोड़ कर देख लीजिए। अगर उसका सम 90 डिग्री आता है तो बेहिचक उसका आंसर होगा 1, क्योंकि सेक को कोसेक में बदलिएगा 44 के बराबर होगा और कट जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान निम्न में से कौन होगा। तो 2 cos 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर लगा है यहाँ आप स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 गुने 1/4, 2 दूना 4, आंसर होगा 1/2, ऑप्शन नंबर डी।
यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 20 डिग्री, कोस स्क्वायर 70 डिग्री। इस साइन को कोस में बदलो, साइन को कोस में बदलोगे तो कोस स्क्वायर 90 में से 20 घटाना होता है, 90 माइनस 20, और इधर से लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 70 डिग्री, तो कोस स्क्वायर हो जाएगा 70 डिग्री और इधर भी हो जाएगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री, और इसका मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। टैन थीटा और कॉट थीटा यह एक दूसरे का उल्टा होता है, तो इसका भी आंसर होगा 1। इसी तरह साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका भी आंसर होगा 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये दोनों का मल्टीप्लाई का आंसर होगा 1। अब पूछ रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में ABC एक त्रिभुज बनाना है जिसका B कोण समकोण है 90 डिग्री, AB दिया 12 और BC दिया है 5। हमको AC पूछा, यानी कर्ण निकलना है। कर्ण क्या होता है? लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। 12 के स्क्वायर 144 और 5 के स्क्वायर 25। 144 25 169। 169 से बाहर कितना निकलेगा? 13। यह सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो यह भी हो जाएगा सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो गया 13 सेंटीमीटर। 36 में कह रहा है 5 साइन ए बटा में, इधर लिखते हैं आपको 5 साइन ए बटा में कॉस ए, तो कॉट ए का मान निकालना है। तो कॉट देखो टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा, कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। यानी कॉस को ऊपर रखना है, साइन को नीचे, तो इस साइन को उधर लेके जाओ। तो 5 रहने दो, 8 की जरूरत नहीं है, 8 इधर गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा। इधर कॉस ए आई गुना में है तो इधर जाके भागा में हो जाएगा साइन ए। अब देखो कॉस बटा में साइन क्या होता है? कॉट, यानी कॉट ए। तो कॉट ए का मान हो गया 5/8। इसका ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर कह रहा है कॉट 60 डिग्री का मान होता है। कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्त? 1/√3। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मान लो यहाँ पर सूर्य है और एक खंबा है जिसकी ऊंचाई है 6 मीटर, उन्नयन कोण यहाँ पर बनता है, कै डिग्री बनता है? 60 डिग्री। तो उसकी छाया की लंबाई, यह नीचा वाला लंबाई निकालना है, तो ये लंब है आधार है, तो tan 60 डिग्री बराबर 6 और नीचा क्या रहेगा? छाया। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा में 6 छाया, तो छाया को इधर भेज दीजिए, तो यह हो जाएगा 6 बटा में √3। इसका परिमेयकरण कर दीजिए, परिमेयकरण करोगे तो 6√3 बटा में हो जाएगा 3, 3 दूना 6, अतः इसका सही आंसर हुआ 2√3। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या बताओ। तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है πr प्लस में 2r बराबर 36, यानी r कॉमन ले लोगे तो बनता है पाई प्लस 2 बराबर 36। क्योंकि वृत्त के परिधि होता है 2πr, 2πr को आधा कीजिएगा तो πr और एक व्यास 2r हो जाता है। हमें r निकालना है, तो 36 r बराबर हो जाएगा 36 बटा में पाई और प्लस में 2। तो पाई का मान हम कितना रखेंगे? 22/7। यहाँ हल करते हैं, 22/7 और प्लस में 2 बटा पर के जोड़ करो, 36 गुने 7 ऊपर चला जाएगा, तो 22 और 7 दूना 14। 36 गुने 7, इसको जोड़ दिए 36, 36 से 36 कट गया, आंसर हमारा कितना हुआ? 7 सेंटीमीटर। फिर पूछ रहा है, अतः इसका सही आंसर था 7 सेंटीमीटर। एक वृत्त का क्षेत्रफल 194 cm² है, तो इसका व्यास होगा। तो वृत्त के त्रिज्या निकालने के लिए r बराबर फॉर्मूला होता है रूट क्षेत्रफल बटा में पाई, चुप,
क्षेत्रफल बटा में पाई। क्षेत्रफल कितना है 154। अब पाई का मान 7 ऊपर चल जाएगा, 22 नीचा हो जाएगा। जब यहाँ रखोगे पाई का मान 22/7 तो 7 ऊपर 22 नीचा 7। अब डबल 7 है तो बाहर कै गो निकलेगा, एगो 7। लेकिन हमसे पूछा है व्यास, तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना। अगर त्रिज्या 7 है तो व्यास कितना होगा 7 दूना 14 सेंटीमीटर। अतः इसका सही आंसर हो गया 14। एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h। तो 2 का मान कितना 22/7 r। देखो व्यास दिया 28 सेंटीमीटर, डी दिया है 28, आर इसका आधा हो जाएगा 14, यानी आर का मान 14 और ऊंचाई का मान कितना 20। 7 दूना 14, तो इसको गुना किए तो 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 का गुना 20 में करो, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17, 1760। इसका सही आंसर होगा 1760 cm²। 1760 cm²। 42 नंबर कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोला जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो कुल पृष्ठ दो गो होता है। एक होता है कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 2πr² अर्धगोला का। यहीं अगर अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr²। मान आपको रख देना है 3, पाई का मान होता है 22/7 r²। आर का मान दिया है 7, इसको कै बार लिखना है 2 बार। 7 से 7 कट जाएगा, 22 दिया 66, 66 का गुना आपको करना है 7, ये दोनों का गुना किए 66, इधर बचा 7, 7 चक 42, 7 चक 42, 4 46। किन्हों गलती हो रहा है, सॉरी। ऑप्शन पर ध्यान नहीं दिए हैं, हमें ऑप्शन पर भी ध्यान देना है। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्या क्या है कि पाई का मान नहीं रखा है, सब में पाई पाई पाई। आप भी पाई को पाइए रहने दो, तो 3π आर का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 49 का गुना 3 में करना है, 3 9 27 के साथ हाथ में 2, 3 चौका 12, 2 27, 3 चौका 12 और सॉरी 12 में 2 जोड़िएगा तो 14। तो इसका सही आंसर हो गया 147 पाई cm³। अब इस क्वेश्चन में है 43 नंबर क्वेश्चन में कि दो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। यानी आपको दिया है r1/r2 का मान 2/2:3 का मतलब हो गया 2/3। जो शुरू में दिया उसको ऊपर, जो बाद में दिया उसको नीचा। क्षेत्रफल का अनुपात यानी पाई r1 का स्क्वायर बटा में पाई r2 का स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा, तो आपको क्या करना होता है r1 का स्क्वायर कर देना है, r2 का स्क्वायर कर देना है। r1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, r2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9। इसका सही आंसर हो गया 4 9। इतना याद रख सकते हैं कि अगर त्रिज्या का अनुपात दिया है, आपको क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहे हैं, तो उसी का स्क्वायर कर देना है। 2 का स्क्वायर 4 कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9। अब कह रहा है कि यदि किसी त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण की माप थीटा है, त्रिज्या r है, तो चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है θ/360 गुने 2πr। अब देखिए कहाँ है θ/360 2πr अब इसी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह बन जाएगा 2πr/360। अतः इसका सही आंसर है ए नंबर। कभी कभी क्वेश्चन में दोस्त खेल भी देता है, जिसे इसको अगर कटा दीजिएगा तो बच जाएगा 180। तो यहाँ से चाप की लंबाई का फॉर्मूला फिर आपको देखने को मिलेगा πr/180, यह भी होता है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए कि माध्यिका निकालने के लिए पहले दिए गए डाटा को आप देखिए कि वह किस में है, बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में, दोनों में से किसी एक में होना चाहिए। यहाँ देखिए 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6 बढ़ते क्रम में है। बढ़ते क्रम में है तो कोई बात नहीं, अगर बढ़ते क्रम में नहीं है तो आपको बढ़ते या घटते क्रम में सजाना होगा। तो देख टर्म गिनिए 2, 2 दोनों ओर से छाट दीजिए, बीच वाला ही माध्यिका होता है। अतः आंसर कितना होगा 4।
कल के लेक्चर में बताएंगे कि अगर यह दोनों बराबर हो जाए तब कैसे हम माध्यिका निकालते। यहाँ से तो आप आसानी से 2 गो यहाँ से छाट दिए, 2 गो यहाँ से, आप बीच वाला आंसर दे दिए। अगर मान लो यही ऐसे रहता 2 3 4 5, तो आप माध्यिका कैसे निकालिएगा। पर निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो किसी भी घटना की प्रायिकता 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है और 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। देखिए 0.9 0 से बड़ा है, यह घटना की प्रायिकता हो सकता है। 0.7 हो सकता है, 0.8 हो सकता है, लेकिन बी नहीं हो सकता है। तो हमसे पूछा है कि इसमें कौन प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर 0 से कम हो जाएगा तब भी नहीं होगा और 1 से ज़्यादा होगा तब भी नहीं हो जाएगा। अतः इसका सही आंसर होगा 1.5। अब क्या है, वर्ग अंतराल 10-20 का वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है L+U/2। ऊपरी सीमा निम्न सीमा, इसी दोनों को जोड़ दो, 10 + 20, और उसको डिवाइड कर दो 2 से। तो 10-20 जोड़ेंगे 30, 30 को डिवाइड करेंगे तो 15 दूना 30। अतः सही आंसर हो गया 15। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 15। हमसे पूछा है किसी आलेखीय चित्र में माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा तोरण। तोरण द्वारा एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने, एक ही बार फेंक रहे हैं तो एक बार फेंकेंगे तो पासा पर 1 2 3 4 5 और ये 6 लिखा होता है। टोटल कै गो संख्या लिखा होता है 6। तो टोटल घटना की संख्या 6, 5 कै बार आ सकता है, एक बार। इसका आंसर हो गया 1/6। अब कह रहा है कि अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक अतिरिक्त निकाला जाता है लाल रंग की रानी। तो लाल रंग के 2 गो पत्ता होता है, एक लाल पान होता है और एक ईटिया होता है। दोनों का कलर लाल ही होता है। तो एगो रानी इसका, एक रानी इसका। तो एगो एगो कै गो रानी, 2 गो। टोटल पत्ता कै गो होता है ताश के 52। इसको कटाएंगे 2 के 2 और 26 दूना 52। इसका आंसर हो गया 1/26। तो हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया। सेक्शन बी है, इसको भी हम दोस्त करेंगे, लेकिन कल करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।